नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र गंजीर गंजीर ट्यूटोरियल के ऑनलाइन ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग आगामी हमारे छत्तीसगढ़ में जितने भी जो एग्जाम होने वाले हैं उन सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2025 के छत्तीसगढ़ के जो महत्वपूर्ण करेंट अफेयर हुए हैं उसके प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और ये इसका पहला पार्ट है। आप सभी को पता होगा जितने भी जो एग्जाम होते हैं उसमें करंट अफेयर का अच्छा खासा वेटेज होता है। तो चलिए फिर आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। जितने भी आगामी एग्जाम होंगे उसमें सभी में ये बहुत हेल्पफुल होगा। राजिम कुंभ कल्प मेले का आयोजन कब से कब तक किया गया? ऑप्शन है 10 फरवरी से 25 फरवरी, 12 फरवरी से 26 फरवरी, 21 फरवरी से 26 फरवरी या इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन को पढ़ने के बाद बताना इसका सही आंसर क्या होगा। राजिम कुंभ कल्प मेले का आयोजन कब से कब तक किया गया था? इसका सही आंसर आपका 12 फरवरी से 26 फरवरी। ठीक है, जिन्होंने आपका ए सेकंड ऑप्शन लगाए हैं सबका आंसर क्या होगा आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आप सभी को पता होगा राजिम कुंभ मेला का आयोजन कब से कब तक होता है। अगर राजिम कुंभ मेले के आयोजन की बात करते हैं तो आपका माघ पूर्णिमा से लेकर आपका महाशिवरात्रि तक, माघ पूर्णिमा से लेकर महाशिवरात्रि तक क्या होता है इसका आयोजन होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, राजिम कुंभ कल्प मेले को पहले अलग नाम से जानते थे। पहले इसका नाम क्या था? राजिम माघी पुन्नी मेला। पहले इसका नाम क्या था जी आपका? राजिम माघी पुन्नी मेला। पहले इसका नाम था राजिम माघी पुन्नी मेला। फिर जब नई गवर्नमेंट बनी तो उन्होंने इसका नाम चेंज किया और क्या नाम रखा है? राजिम कुंभ कल्प मेला। क्या नाम रखा है? राजिम कुंभ कल्प मेला। कुंभ कल्प मेला, ये भी आपको याद रखना है। तो याद रखिएगा, राजिम कुंभ कल्प मेला का आयोजन वर्ष 2025 में कब से कब तक किया गया था? तो आपका 12 फरवरी से 26 फरवरी याद रखना। और राजिम में आपका मेले का आयोजन होता है, कुंभ मेला का, वो कब से कब तक होता है? माघ पूर्णिमा से लेकर महाशिवरात्रि तक, ये भी आपको याद रखना है। चलो, इसका सही आंसर आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात करते हैं। गोंडवाना मरीन फॉसिल्स पार्क के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए। यह हसदेव नदी के तट पर स्थित है। दूसरा, इसे भारत के दूसरे राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक का दर्जा दिया गया है। तीसरा, इसकी खोज भूवैज्ञानिक एस.के. घोष के द्वारा किया गया था। और चौथा, इसे जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। क्या बोल रहा है देखो, गोंडवाना मरीन फॉसिल्स पार्क के संदर्भ में आपको असत्य कथन की पहचान करना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट की पहचान करना है। देखो, पहला, यह हसदेव नदी के तट पर स्थित है, बिल्कुल सही है। पहला तो बिल्कुल सही है, ये आपका हसदेव नदी के तट पर स्थित है। अगर जिले की बात करते हैं तो आपका मनेन्द्रगढ़ है ना, मनेन्द्रगढ़ भरतपुर चिरमिरी जिला में ये आपका हसदेव नदी के तट पर स्थित है। किसकी बात हो रहा है? गोंडवाना मरीन फॉसिल पार्क की बात हो रहा है। इसे भारत के दूसरे राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक का दर्जा दिया गया है। यहाँ पास ये दूसरे नहीं आएगा, यहाँ पास क्या आएगा? पहले आएगा। ध्यान रखिएगा, इसे भारत के पहले राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक का दर्जा दिया गया है। ठीक है, यही दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। तो जो गोंडवाना मरीन फॉसिल्स पार्क है इसको भारत के पहले राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक का दर्जा दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। कल के डेट में पूछेगा कि आपका किसे भारत के पहले राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक का दर्जा दिया गया, तो बताओगे गोंडवाना मरीन फॉसिल्स पार्क। तीसरा, इसकी खोज भूवैज्ञानिक एस.के. घोष के द्वारा किया गया था, यह भी ध्यान रखना है। ठीक है, इसकी खोज किसके द्वारा किया गया? आपका भूवैज्ञानिक एस.के. घोष के द्वारा किया गया है, बिल्कुल सही है। चौथा, इसे जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है, ये भी आपका सही है। अब इसमें क्वेश्चन पूछा गया था गोंडवाना मरीन फॉसिल्स पार्क के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है करके, तो आपका सेकंड वाला कथन असत्य है, क्योंकि इसे भारत के पहले राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक का दर्जा दिया गया, जबकि आपका दूसरे बोल रहा है, इसलिए सेकंड ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। आगे बात करते हैं। पद्मश्री प्राप्तकर्ता पंडीराम मंडावी के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए। पहला, ये नारायणपुर जिला के निवासी हैं। दूसरा, इसका संबंध गोंड अर्थात मुड़िया जनजाति से है। तीसरा, इसे चिकित्सा के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। और चौथा, इन्हें छत्तीसगढ़ शासन ने शिल्प गुरु की उपाधि से सम्मानित किया है। क्या बोल रहा है आपका कि पद्मश्री प्राप्तकर्ता पंडीराम मंडावी के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए। आपको असत्य कथन की पहचान करना है। देखिए, पहला, ये नारायणपुर जिला के निवासी है, तो पहला तो आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, पहला आपका बिल्कुल सही है। आपका जो पद्मश्री प्राप्तकर्ता पंडीराम मंडावी जी है, आपका नारायणपुर के गढ़ बेंगाल है ना, नारायणपुर के गढ़ बेंगाल के आपका निवासी है। ये गढ़ बेंगाल ये कौन से जिले में पड़ता है? आपका नारायणपुर। कहाँ? आपका नारायणपुर। तो ये पहला वाला स्टेटमेंट तो हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल सही है। दूसरा, इसका संबंध गोंड मुड़िया जनजाति से है, तो इस आपका सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा बिल्कुल सही है। जो पंडीराम मंडावी जी ना, इसका संबंध आपका गोंड, अगर गोंड देता है तो ये लेना है, अगर मुड़िया दे दे तो मुड़िया को भी आपको आंसर लेना है। ठीक है, तो इसका संबंध गोंड मुड़िया जनजाति से है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि आपका गोंड जनजाति की उपजाति की आपका ये मुड़िया, ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं। चलिए, अगर मैं मुड़िया जनजाति के बारे में बात करूं तो सभी को पता होगा, क्या पता होगा कि मुड़िया जनजाति हमारे छत्तीसगढ़ में
सांस्कृतिक रूप से सबसे संपन्न जनजाति है। ठीक है, मुड़िया जनजाति हमारे छत्तीसगढ़ में सांस्कृतिक रूप से सबसे संपन्न जनजाति है। मुड़िया जनजाति के द्वारा बहुत सारे नृत्य किया जाता है, बहुत सारे पर्व मनाए जाते हैं, है ना। अनेकों प्रकार के गीत गाए जाते हैं, इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, हमारे छत्तीसगढ़ में सांस्कृतिक रूप से सबसे संपन्न जनजाति है। अगर देखा जाए इसका विस्तार विशेषता आपका बस्तर अंचल में है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर मैं इसके नृत्य की बात करता हूँ तो याद रखना है मांद्री नृत्य, मांद्री नृत्य हो जाएगा। मांद्री के बाद ककसार नृत्य हो जाएगा। ककसार के बाद आपका एबाल तोर, ये सब याद रखना है, एबाल तोर नृत्य हो जाएगा। एबाल तोर के बाद आपका हुल्की पाटा नृत्य, हुल्की पाटा नृत्य हो जाएगा। हुल्की पाटा के बाद आपका घोटुल पाटा, घोटुल पाटा नृत्य हो जाएगा। इसके बाद आपका माओ पाटा, माओ पाटा नृत्य हो जाएगा। माओ पाटा के बाद आपका हर एडन्ना, हर एडन्ना नृत्य हो जाएगा। हर एडन्ना, हर एडन्ना के बाद आपको ध्यान रखना है कोकरेंग नृत्य हो जाएगा, कोकरेंग नृत्य हो जाएगा। कोकरेंग के बाद आपका पूस कुलांग हो जाएगा। ये सभी नृत्य को कौन सा जनजाति के द्वारा किया जाता है, आपका मुड़िया, मांदरी, ककसार, एबाल तोर, हुल्की पाटा, घोटुल पाटा, माओ पाटा, हर एडन्ना, कोकरेंग, पूस कुलांग, गेड़ी या डिटोंग, है ना, गेड़ी या डिटोंग, इसको किसके द्वारा किया जाता है, आपका मुड़िया जनजाति के द्वारा। आगे बात करते हैं, इसे चिकित्सा के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार दिए गए, ये आपका गलत है। याद रखना आपका जो पंडीराम मंडावी जी, इसको कला के क्षेत्र में, है ना, इसको आपका कला के क्षेत्र में, कला यहाँ लिख रहा हूँ आपका कला के क्षेत्र में ना, कला के क्षेत्र में क्या दिया गया, आपका पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। तो तीसरा स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, पारंपरिक वाद्य यंत्र निर्माण और लकड़ी की शिल्पकला के क्षेत्र में, पारंपरिक वाद्य यंत्र निर्माण, पारंपरिक वाद्य यंत्र निर्माण और लकड़ी की शिल्पकला के क्षेत्र में ना, और लकड़ी की शिल्पकला के क्षेत्र में इन्हें क्या दिया गया, पद्मश्री पुरस्कार इसको प्रदान किया गया है। लेकिन यहाँ बोल रहा है कि इसे चिकित्सा के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया, तो ये आपका गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इन्हें छत्तीसगढ़ शासन ने शिल्प गुरु की उपाधि से भी सम्मानित किया है। चौथा भी आपका बिल्कुल सही है, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या क्वेश्चन बन सकता है, किन्हें छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा शिल्प गुरु की उपाधि से सम्मानित किया, तो क्या बताओगे, पंडीराम मंडावी। पंडीराम मंडावी का संबंध कौन से जिला से पूछेगा तो आप बताओगे नारायणपुर जिला। कौन सा जिला है आपका, नारायणपुर जिला। अगर आपसे पूछेगा पंडीराम मंडावी का संबंध कौन से आपका जनजाति से, तो आप बताओगे गोड़ या मुड़िया जनजाति है। ठीक है, आगे बात करते हैं, अगर आपसे पूछेगा कि इसको किस क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार दिए गए, तो कला के क्षेत्र में, पारंपरिक वाद्य यंत्र निर्माण और लकड़ी के शिल्प कला के क्षेत्र में इन्हें क्या दिया गया है, पद्मश्री पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया है। आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना कि हमारे छत्तीसगढ़ की एकमात्र कौन सी हस्ती है जिन्हें आपका पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, और आपका पद्म विभूषण पुरस्कार से भी आपका सम्मानित किया गया है। बताओ उसका नाम आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है जी। चलो, इसका सही आंसर क्या होगा, कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो आपका थर्ड वाला स्टेटमेंट गलत है। आगे बात करते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा सुलूर किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, हाल ही में चर्चा में रहा सुलूर किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, तत्, वितत, घन या सुसीर। चलो बताओ इसका सही आंसर क्या हो सकता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका सुसीर हो जाएगा। ठीक है, पंडीराम मंडावी की विशेष पहचान इसी आपका सुलूर वाद्य यंत्र से भी है। ठीक है, मैंने बोला कि पंडीराम मंडावी जिसे पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया ना, उसका विशेष पहचान इस वाद्य यंत्र से भी है। अब बताता हूँ ये वाद्य यंत्र क्या है। देखो, तो हाल ही में चर्चा में रहा सुलूर किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, आपका सुसीर वाद्य यंत्र है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आपका ये जो क्या है प्रकार से सुलूर किसको बोलते हैं, तो बस्तर। ठीक है, बस्तर की जो आपका बांसुरी है ना, बस्तर की जो आपका बांसुरी है, इसी को आपका किस नाम से जानते हैं, सुलूर के नाम से जानते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपका पंडीराम मंडावी की विशेष पहचान इसी बस्तर की बांसुरी सुलूर से हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। अब देखो, ये बांसुरी मैंने बता दिया, मतलब ये बांसुरी कौन से वाद्य यंत्र में आता है, आपका सुसीर वाद्य यंत्र में। किस में आता है, जब आपका सुसीर वाद्य यंत्र में आता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं, अगर मैं वाद्य यंत्र की बात करता हूँ, तो वाद्य यंत्र को आपका 4 भागों में बांटा गया है। किसमें बांटा गया, 4 भागों में। एक आपका तत्व वाद्य यंत्र, एक आपका वितत वाद्य यंत्र, और एक आपका घन वाद्य यंत्र, और एक आपका सुसीर वाद्य यंत्र, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तत्व वाद्य यंत्र में वे सभी वाद्य यंत्र होते हैं जिसमें वे वाद्य यंत्र आते हैं जिसमें तार लगे होते हैं। तत्व वाद्य यंत्र में वे सभी वाद्य यंत्र आते हैं जिसमें तार लगे होते हैं। जैसे कि बात करता हूँ, धनकुल हो गया, धनकुल के बाद आपका किरगिज हो गया, किरगिज के बाद आपका किन्नेरी हो गया, किन्नेरी के बाद आपका कुखाड़ हो गया, कुखाड़ के बाद आपका तवहैली हो गया, तवहैली के बाद आपका दुसिर हो गया। ठीक है, दुसिर के बाद आपका राम बाजा हो गया, राम बाजा। ये सब किस में आते हैं, ये सब आपका तत्व वाद्य यंत्र, मतलब जिसमें तार लगे होते हैं। जब तारों को छेड़ा जाता है तब उसमें आवाज उत्पन्न होता है। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है आपका, ध्यान रखिएगा, गिटार में तार लगे होते हैं, जब तारों को छेड़ा जाता है तब उससे आवाज उत्पन्न होता है। आगे बात करते हैं वितत वाद्य यंत्र। वितत वाद्य यंत्र का निर्माण किसी
खोखले आधार को चमड़े से मढ़कर किया जाता है। मैंने क्या बोला, वितत वाद्य यंत्र का निर्माण किसी खोखले आधार पर चमड़े से मढ़कर किया जाता है। ध्यान रखना, वितत वाद्य यंत्र आपका दो प्रकार का होता है, एक तो आपका एक मुखी वितत वाद्य यंत्र और एक होता है आपका द्विमुखी वितत वाद्य यंत्र। एक मुखी वितत वाद्य में आपका केवल एक मुख होगा और द्विमुखी वितत वाद्य यंत्र में आपका दो मुख होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करते हैं एक मुखी वितत वाद्य यंत्र का, जैसे नंगाड़ा, गोगा, ताशा। लिख दे रहा हूँ, देखो नंगाड़ा, नंगाड़ा हो गया, नंगाड़े के बाद गोगा हो गया, गोगा के बाद आपका ताशा हो गया, ताशा के बाद आपका मुंडा बाजा हो गया, मुंडा बाजा के बाद तुड़बुड़ी बाजा। ये सब किस में आते हैं, एक मुखी वाद्य यंत्र में आते हैं। जबकि द्विमुखी वाद्य यंत्र में आपका मांदर हो जाएगा, मांदर के बाद आपका ढोलक हो जाएगा, ढोलक के बाद आपका मृदंग हो गया, है ना, मृदंग के बाद आपका रायगढ़ी हो गया। ये सब आपका द्विमुखी वितत वाद्य यंत्र में आते हैं। घन वाद्य यंत्र क्या होता है, घन वाद्य यंत्र को कठोर धातु या लकड़ी से बनाते हैं और इसको बाहरी आघात देकर बनाया जाता है। और घन वाद्य यंत्र के अंतर्गत क्या क्या आ जाएगा, जैसे कि आपका झाप हो गया, झाप के बाद आपका चिटकुल हो गया, चिटकुल के बाद आपका तिरगुड्डी हो गया, है ना, तिरगुड्डी, झाप, चिटकुल, तिरगुड्डी। इसके बाद आपका घंट हो गया, घंटी हो गया, है ना, घंटा हो गया। ये सब किस में आ जाता है, आपका घन वाद्य यंत्र में आ जाते हैं। सुशीर वाद्य यंत्र मतलब ऐसे वाद्य यंत्र जिसको हवा के प्रवाह के माध्यम से या मुंह से फूंक कर बजाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सुशीर वाद्य यंत्र। और सुशीर वाद्य यंत्र में कौन कौन से वाद्य यंत्र आते हैं, आपका नेफ्री हो जाएगा, करनाल हो जाएगा, है ना, इसके बाद आपका बीर कहाली हो जाएगा, नेफ्री, करनाल, बीर कहाली। आपका तोड़ी हो जाएगा, तोड़ी के बाद आपका अक्कुम हो जाएगा, अक्कुम, अक्कुम के बाद आपका अलगोजा हो जाएगा, अलगोजा के बाद आपका यही बांसुरी हो जाएगा, बांसुरी। ठीक है, बांसुरी हो जाएगा। और क्या हो जाएगा आपका बीन हो जाएगा। साथ ही साथ अभी जो हमने नाम देखा कि आपका सुलूर, ये सब कौन से वाद्य यंत्र में आते हैं, सुशीर वाद्य यंत्र, जिसको आपका हवा के प्रवाह के माध्यम से या मुंह से फूंक कर बजाते हैं। ठीक है, तो हाल ही में चर्चा में रहा सुलूर किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, तो आपका सुशीर वाद्य यंत्र है। और पंडित राम मंडावी की विशेष पहचान बांस की बस्तर बांसुरी से है और इसी को आपका सुलूर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, सुलूर के नाम से जानते हैं। चलो, इसका सही आंसर आपका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात करते हैं, खरीफ वर्ष 2024-25 में छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए। छत्तीसगढ़ में धान खरीदने वाली संस्था का नाम मार्कफेड है। 1 नवंबर 2024 से 31 जनवरी 2025 तक धान खरीदी का समय रहा। धान खरीदने की अधिकतम सीमा 21 क्विंटल प्रति एकड़ था और पंजीकृत किसानों की संख्या 25,49,592 था। बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। इसमें क्या बोल रहा है आपको, असत्य कथन की पहचान करने बोल रहा है। देखो पहला कथन क्या है आपका, देखो असत्य कथन बोल रहा है ना, पहला कथन है कि छत्तीसगढ़ में धान खरीदने वाली संस्था का नाम मार्कफेड है। तो पहला तो आपका बिल्कुल सही है, जिसको छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ के नाम से भी जानते हैं। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, 1 नवंबर 2024 से 31 जनवरी 2025 तक धान खरीदी का समय रहा, ये दूसरा आपका गलत हो जाएगा। याद रखना 14 नवंबर 2024 से, याद रखना यहाँ पास 1 नवंबर नहीं आएगा, 14 नवंबर 2024 से लेकर 31 जनवरी 2025 तक धान खरीदी का समय रहा। यहाँ पास 1 नवंबर दिया गया, इसीलिए ये क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। ये आपको याद रखना है जी। ठीक है, आगे बात करते हैं, धान खरीदने की अधिकतम सीमा 21 क्विंटल प्रति एकड़ था, मतलब प्रति एकड़ से 21 क्विंटल धान खरीदा जा रहा था, है ना। तो ये आपका तीसरा भी आपका बिल्कुल सही है। चौथा, पंजीकृत किसानों की संख्या 25,49,592 था, इसको भी आप लोग को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो खरीफ वर्ष 2024-25 में छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के संदर्भ में आपको असत्य कथन की पहचान करने के लिए बोला गया था। याद रखिएगा आपका इसका सही आंसर सेकंड ऑप्शन, क्योंकि 14 नवंबर 2024 से 31 जनवरी 2025 तक धान खरीदी का समय रहा, लेकिन यहाँ 1 नवंबर 2024 दिया गया, इसलिए आपका गलत हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ना। और खरीदी लक्ष्य कितना रखा गया था आपका, 160 लाख मीट्रिक टन, 160 लाख मीट्रिक टन आपका धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया था। पूछ सकता है खरीफ वर्ष 2024-25 में कितने मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया था, तो आप बताओगे 160 लाख मीट्रिक टन, है ना। अगर मैं आपका न्यूनतम समर्थन प्राइस की बात करता हूं तो आपका सामान्य धान के लिए 2300, सामान्य धान के लिए कितना है आपका 2300 हो जाएगा। और ग्रेड ए के लिए यहाँ पास लिख रहा हूँ, देखो ग्रेड ए के लिए कितना आपका 2320 रुपए। सामान्य धान के लिए एमएसपी की बात करते हैं तो आपका 2300 और ग्रेड ए के लिए आपका 2320। बाकी ये तो पता होगा आप लोगों को कि हमारे जो सरकार ने 3100 रुपए में धान खरीदी करने का क्या किया है, आपका वादा किया एक प्रकार से। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका सेकंड वाला ऑप्शन, है ना। बाकी लक्ष्य कितना रखा गया था ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। खरीफ वर्ष 2024-25 में छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक धान खरीदी किस जिले में हुआ, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, महासमुंद या बेमेतरा। बढ़िया प्रश्न है। खरीफ वर्ष 2024-25 में छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक धान खरीदी किस जिले में हुआ, इसका सही आंसर आपका महासमुंद। देखो सर्वाधिक धान खरीदी पहला महासमुंद में हुआ, पहला महासमुंद आ जाएगा। दूसरा आपका बेमेतरा, पहला महासमुंद, दूसरा बेमेतरा।
और तीसरा आपका बलौदा बाजार। पहला महासमुंद, दूसरा बेमेतरा और तीसरा आपका बलौदा बाजार हो जाएगा। ये सर्वाधिक धान खरीदी की बात हो गया। वही अगर बात करते हैं न्यूनतम, अगर न्यूनतम की बात करते तो ध्यान रखना, पहला में मोहला मानपुर, ठीक है, पहला में आपका मोहला मानपुर, पहला में मोहला मानपुर, मोहला मानपुर, और दूसरा में हो जाएगा आपका दंतेवाड़ा, दूसरा में दंतेवाड़ा, और तीसरा में याद रखना है आप लोग को नारायणपुर, तीसरा में क्या याद रखना है आप लोग को नारायणपुर, ठीक है। ये आपका न्यूनतम, इन सभी जिलों में आपका न्यूनतम धान खरीदी किया गया। जबकि आपका अधिकतम सर्वाधिक धान खरीदी किस जिले में हुआ है? आपका सबसे पहला आपका महासमुंद, दूसरा आपका बेमेतरा, तीसरा बलौदा बाजार। जबकि न्यूनतम धान खरीदी आपका मोहला मानपुर में, सेकंड नंबर में दंतेवाड़ा और तीसरे नंबर में नारायणपुर। तो जिन्होंने आपका थर्ड ऑप्शन लगाया सबका आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा जी, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? खरीफ वर्ष 2024-25 के लिए कितने धान उपार्जन केंद्र बनाए गए थे? 2058, 2739, 3005 या 2472? बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन हमारा, खरीफ वर्ष 2024-25 के लिए कितने धान उपार्जन केंद्र बनाए गए थे। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जो आपका 2739 धान उपार्जन केंद्र बनाए गए थे। जबकि 2058 सहकारी समितियां, 2058 सहकारी समितियां बनाई गई थी, 2058 सहकारी समितियां बनाई गई थी, सहकारी समितियां बनाई गई थी। ये बात को भी आपको याद रखना है। लेकिन ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि आपका खरीफ वर्ष 2024-25 के लिए कितने धान उपार्जन केंद्र बनाए गए थे। इसका सही आंसर आपका 2739, 2739 धान उपार्जन केंद्र बनाए गए थे, याद रखना है, ठीक है। चलो, कितना लक्ष्य रखा गया था, एमएसपी क्या था, सामान्य धान का, ग्रेड ए का, ये मैंने आप लोग को इससे पहले वाले क्वेश्चन में आप लोग को बता दिया है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। महिला सम्मान और सशक्तिकरण हेतु बिलासपुर में कितने महिला छात्रावास का निर्माण किया जाएगा? 1, 2, 3 या 4? देखो, महिला सम्मान और सशक्तिकरण हेतु टोटल देखा जाए तो टोटल आपका 6 छात्रावास का, टोटल 6 छात्रावास का निर्माण किया जाएगा। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि आपका बिलासपुर में कितने महिला छात्रावास का निर्माण किया जाएगा? 1, 2, 3 या 4? इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका 2 हो जाएगा। बिलासपुर में 2 और रायपुर में आपका 3 और नया रायपुर में 1, है ना। देखो बिलासपुर में कितना आपका 2 छात्रावास का निर्माण किया जाएगा, और आपका रायपुर में कितना जो आपका 3 छात्रावास का निर्माण किया जाएगा, और नया रायपुर में कितना आपका 1 छात्रावास का निर्माण किया जाएगा। तो टोटल कितना हो गया? 3, 2, 5 और आपका 6। इसलिए मैंने बताया कि कुल 6 छात्रावास का निर्माण किया जाएगा। किसके लिए? आपका महिला सम्मान और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए, है ना। या महिला सम्मान और सशक्तिकरण के लिए 6 छात्रावास का निर्माण किया जाएगा, जिसमें से आपका बिलासपुर में 2, रायपुर में 3 और आपका नया रायपुर में 1 छात्रावास। ये आपको याद रखना है। जिन्होंने आपका सेकंड ऑप्शन लगाया सबका आंसर आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। राज्य की एकलौती त्रिमुखी मूर्ति आपका सूर्य प्रतिमा किस जिले से प्राप्त हुई है? राज्य की एकलौती त्रिमुखी सूर्य प्रतिमा किस जिले से प्राप्त हुई है? दंतेवाड़ा, बीजापुर, महासमुंद या रायगढ़? राज्य की एकलौती त्रिमुखी सूर्य प्रतिमा किस जिले से प्राप्त हुई है? इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका दंतेवाड़ा, बारसूर नामक स्थान से ना, दंतेवाड़ा के बारसूर नामक स्थान से राज्य की एकलौती त्रिमुखी सूर्य प्रतिमा प्राप्त हुई है। ये आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। ये ना आपका 7 घोड़ों के ऊपर सवार है, ये आपका 7 घोड़े के ऊपर है ना, ये आपका 7 घोड़ों के ऊपर क्या है जो आपका सवार है, ये भी आपको याद रखने हैं। चलो आगे बात करते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात करते हैं, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के संदर्भ में असत्य जोड़ी की पहचान कीजिए। देखो पंचायत चुनाव तो इस बार हुआ था, है ना, तो इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। देखिए पहला, नामांकन की तिथि दिया गया आपको 27 जनवरी से 3 फरवरी, नामांकन वापसी 4 फरवरी, वोटिंग हुआ 17, 20 और 23 फरवरी को, और काउंटिंग हुआ 18, 21 और 24 फरवरी को। बताइए इसमें से कौन सा जोड़ा आपका सत्य है? देखो, अगर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बारे में बात किया जाए तो अगर नामांकन तिथि की बात करते तो 27 जनवरी से 3 फरवरी, तो पहला वाला जोड़ा तो हमारा बिल्कुल सही है। नामांकन तिथि आपका 27 जनवरी से 3 फरवरी, पहला आपका बिल्कुल सही है। आगे बात करते हैं, देखो दूसरा जोड़ा क्या बोल रहा है? दूसरा बोल रहा है आपका कि नामांकन वापसी बोल रहा है आपका 4 फरवरी, नामांकन वापसी आपका 4 फरवरी बोल रहा है। एक्चुअल में देखा जाए तो नामांकन वापसी हुआ आपका 6 फरवरी को, नामांकन वापसी कब हुआ आपका 6 फरवरी। तो जिन्होंने आपका सेकंड ऑप्शन लगाया सबका आंसर सही है, यही आपका गलत है। नामांकन वापसी 6 फरवरी को हुआ था। वोटिंग कब हुआ आपका? 17, 20 और 23 फरवरी को वोटिंग हुआ, और जैसे इससे एक दिन बाद, अर्थात 17 के बाद 18, 20 के बाद 21, 23 के बाद 24, इसमें क्या हुआ? काउंटिंग हुआ, है ना। तो इसमें आपको असत्य जोड़ी की पहचान करने के लिए बोला गया था। तो नामांकन 27 जनवरी से 3 फरवरी के बीच हुआ, जबकि नामांकन वापसी की तिथि आपका 6 फरवरी, यहाँ 4 फरवरी बोला जा रहा है, जो कि गलत है। वोटिंग 17, 20 और 23 फरवरी को हुआ, और काउंटिंग हुआ 18, 21 और 24 फरवरी को, आपको याद रखने हैं। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। नगर निगम पालिका और नगर पंचायत चुनाव के लिए नामांकन तिथि कौन सी थी? नामांकन करने की तिथि कौन सी थी? 22 से 28 जनवरी, 31 जनवरी, 11 फरवरी या 15 फरवरी? देखो
इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? नगर निगम पालिका और नगर पंचायत चुनाव के लिए नामांकन तिथि कौन सी थी आपका? 22 से 28 जनवरी। जिन्होंने ए ऑप्शन लगाया सबका आंसर आपका सही हो जाएगा। बाकी नामांकन वापसी की तिथि आपका 31 जनवरी था। ये क्या था आपका? नामांकन वापसी की अगर तिथि की बात करते हैं तो वो कब था? जब 31 जनवरी। 11 फरवरी के बारे में आपको ध्यान रखना है। 11 फरवरी के दिन क्या हुआ था? आपका वोटिंग हुआ था। 11 फरवरी के दिन आपका वोटिंग हुआ था, जबकि 15 फरवरी के दिन क्या हुआ था? आपका काउंटिंग हुआ था। 15 फरवरी के दिन क्या हुआ था? आपका काउंटिंग हुआ था। ठीक है, तो नगर निगम पालिका और नगर पंचायत चुनाव के लिए नामांकन तिथि कौन सी थी? इसका सही आंसर क्या होगा आपका? 22 से 28 जनवरी। जिन्होंने ए ऑप्शन लगाया सबका आंसर आपका सही हो जाएगा। आगे सबको समझ में? चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या देखते हैं? छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन से नगर निगम में चुनाव नहीं हुए? रायपुर, दुर्ग, बिरगांव या बिलासपुर। वैसे देखा जाए तो हमारे छत्तीसगढ़ में कुल 14 नगर निगम है। कितने नगर निगम है? 14, है ना? 14 नगर निगम है। लेकिन 14 नगर निगम में से इस बार आपका 4 नगर निगम में आपका चुनाव नहीं हुआ। 4 नगर निगम में चुनाव नहीं हुआ है, बाकी 10 में तो चुनाव हुआ है। अब बोल रहा है कि छत्तीसगढ़ में कौन से नगर निगम में चुनाव नहीं हुए? रायपुर, दुर्ग, बिरगांव या बिलासपुर। तो ध्यान रखना आपका ये तीसरा ऑप्शन इसका सही आंसर होगा आपका बिरगांव। तो ये 4 निगम कौन कौन से जिसमें चुनाव नहीं हुए? बिरगांव, भिलाई, है ना? देखो आपका बिरगांव हो जाएगा, बिरगांव के बाद आपका भिलाई हो जाएगा, भिलाई के बाद आपका भिलाई चरौदा, है ना? भिलाई चरौदा। उसके बाद हो जाएगा जो आपका रिशाली। ठीक है, रिशाली। इन सभी चारों इन चारों आपका नगर निगम में चुनाव नहीं हुए हैं। बाकी 10 नगर निगम में चुनाव हुए हैं जी, है ना? तो छत्तीसगढ़ में कौन से नगर निगम में चुनाव नहीं हुए? इसका सही आंसर आपका बिरगांव हो जाएगा। बिरगांव, भिलाई चरौदा और आपका रिशाली, इन चारों नगर निगम में चुनाव नहीं हुआ है। बाकी 10 नगर निगम में चुनाव हुए हैं। और कितने कुल नगर निगम है हमारे छत्तीसगढ़ में? तो आपका 14 नगर निगम है, आपको पता ही होगा। इसका सही आंसर आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात करते हैं। नगर निगम में पार्षदों के लिए 3 लाख या उससे अधिक जनसंख्या के लिए चुनाव में खर्च की अधिकतम सीमा कितनी है? बढ़िया प्रश्न है। देखो, नगर निगम में पार्षदों के लिए, किसके लिए? पार्षदों के लिए 3 लाख या उससे अधिक जनसंख्या के लिए चुनाव में खर्च की अधिकतम सीमा कितनी है? 8 लाख, 5 लाख, 2 लाख या 75,000। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? नगर निगम में पार्षदों के लिए 3 लाख या उससे अधिक जनसंख्या के लिए चुनाव में खर्च की अधिकतम सीमा 8 लाख है। कितना है? जो आपका 8 लाख है, ध्यान रखना है। जबकि अगर 3 लाख से कम आबादी की बात करते हैं ना, 3 लाख से कम आबादी के लिए, 3 लाख से कम आबादी के लिए देखा जाए, 3 लाख से कम आबादी के लिए खर्च की अधिकतम सीमा कितना है? आपका 5 लाख है। 3 लाख से कम आबादी के लिए खर्च की अधिकतम सीमा कितना है? आपका 5 लाख है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगर आपसे पूछेगा नगर पालिका के पार्षद के लिए ना, नगर पालिका के पार्षद के लिए अगर आपसे पूछेगा, ठीक है, नगर पालिका के पार्षद के लिए आपका चुनाव में खर्च की अधिकतम सीमा कितनी है? तो आप बताओगे 2 लाख। जबकि अगर आपसे पूछता है नगर पंचायत के पार्षद के लिए, हाँ, नगर पंचायत के पार्षद के लिए कितना? आपका 75,000। ये बात को भी आपको ध्यान रखना है। तो नगर निगम में पार्षद के लिए 3 लाख या उससे अधिक जनसंख्या के लिए चुनाव में खर्च की अधिकतम सीमा कितनी है? आपका 8 लाख। और 3 लाख से कम आबादी के लिए 5 लाख। बाकी ध्यान रखना, जो आपका नगर पालिका के जो पार्षद है ना, उसको उनके वार्ड के लिए कितना अधिकतम सीमा कितना? आपका 2 लाख रुपए। और नगर पंचायत के लिए आपका 75 लाख रुपए, है ना? ये आपको सॉरी 75 लाख बोले था, 75,000 रुपये आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका 8 लाख हो जाएगा। क्या होगा? जब आपका 8 लाख हो जाएगा। चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मतपत्रों के रंग के संदर्भ में असत्य जोड़े की पहचान कीजिए। यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। पंच सफेद, सरपंच नीला, जनपद पंचायत सदस्य हरा और जिला पंचायत सदस्य गुलाबी। देखो, क्वेश्चन है कि आपका त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मतपत्रों के रंग के संदर्भ में असत्य जोड़े की पहचान कीजिए। पंच का आपका सफेद, है ना? पंच का जो मत पत्र है सफेद, बिल्कुल सही है। सरपंच का आपका नीला, बिल्कुल सही है। जनपद का क्या होगा? आपका पीला, यही आपका तीसरा वाला जोड़ा गलत हो जाएगा। बाकी जिला पंचायत सदस्य का मत पत्र का रंग आपका गुलाबी, ये भी आपका सही है। तो जिन्होंने आपका थर्ड ऑप्शन लगाया सबका आंसर आपका सही है। ठीक है, तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मत पत्रों के रंग के संदर्भ में असत्य जोड़े की आपको पहचान करना था। पंच का आपका सफेद, सरपंच का नीला और जनपद पंचायत सदस्य का पीला होता है, जबकि हरा दिया गया है, जबकि जिला पंचायत सदस्य का आपका गुलाबी होता है।
चुनाव जमानत राशि के संदर्भ में असत्य जोड़े की पहचान कीजिए। पंच 50, सरपंच 500, जनपद पंचायत सदस्य आपका 2000 और आपका जिला पंचायत सदस्य 4000। जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो सकता है। जबरदस्त प्रश्न है जी, है ना। चुनाव जमानत राशि के संदर्भ में आपको असत्य जोड़े की पहचान करना है। देखो, अगर पंच के जमानत राशि की बात करते हैं तो पंच का जमानत राशि कितना होता है आपका 50 होता है, तो पहला तो आपका बिल्कुल सही है। लेकिन सरपंच का जमानत राशि 500 नहीं होता, सरपंच का जमानत राशि कितना होता है आपका 1000 होता है। इसलिए आपको दूसरा वाला जोड़ा क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा जी, है ना। सरपंच का जमानत राशि 1000 रुपए है, जबकि 500 दिया गया, ये आपका गलत हो जाएगा। जनपद पंचायत सदस्य इसके जमानत राशि आपका 2000 हो जाएगा और जिला पंचायत सदस्य की जमानत राशि आपका 4000 हो जाएगा। तो सेकंड वाला आपका जोड़ा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसी प्रकार अगर मैं नगर निगम की बात करता हूँ, याद करिएगा, अगर मैं नगर निगम की बात करता हूँ तो महापौर के लिए जमानत राशि 20,000 है ना। नगर निगम के जो आपका महापौर है उसके लिए जमानत राशि कितना है आपका 20,000 रुपए, कितना 20,000 रुपए। जबकि नगर निगम के पार्षद के लिए जमानत राशि कितना है आपका 5,000 रुपए, कितना 5,000 रुपए। ये बात को भी आपको ध्यान रखना है। ये बात हो गया आपका नगर निगम का बात हो गया। अब बात करते हैं नगर पालिका, है ना। नगर पालिका की बात करते हैं तो नगर पालिका के अध्यक्ष के लिए आपका जमानत राशि कितना जी आपका, नगर पालिका के अध्यक्ष के लिए जमानत राशि कितना आपका 15,000 रुपए, कितना 15,000 रुपए। लेकिन नगर पालिका के आपका पार्षद के लिए जमानत राशि कितना आपका 3,000 रुपए, कितना 3,000 रुपए। ये नगर पालिका भी बता दिया। आगे बात करते हैं आपका, उसके बाद देखते हैं नगर पंचायत, है ना। नगर पंचायत के अगर अध्यक्ष के लिए बोला जाएगा तो जमानत राशि 10,000, है ना। नगर पंचायत के अध्यक्ष की बात करते हैं तो अध्यक्ष के लिए जमानत राशि कितना होगा आपका 10,000, सॉरी आपका कितना होगा 10,000 रुपए होगा। और आपका पार्षद के लिए कितना होगा आपका 1,000, पार्षद के लिए कितना होगा आपका 1,000। इस बात को भी ध्यान रखना है। तो चुनाव जमानत राशि के संदर्भ में असत्य जोड़े की पहचान करने के लिए बोला गया था, इसका सही आंसर आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। ये आपको अच्छे से याद रखना है। बाकी जितने भी मैंने बताया कि आपका नगर निगम के महापौर और पार्षद का जमानत राशि कितना होगा, नगर पालिका के अध्यक्ष और पार्षद का कितना होगा, और नगर पंचायत के अध्यक्ष और पार्षद का कितना होगा, सभी बातों को आपको अच्छे से याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट है जी। चलो आगे बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। नगर निगम के महापौर के लिए जमानत राशि कितनी होती है 20,000। अभी जस्ट मैंने बताया था महापौर के लिए बोला जा रहा है ना 20,000, 10,000, 15,000 या 5,000। इसका सही आंसर आपका 20,000। अभी मैंने बताया था नगर निगम के महापौर के लिए जमानत राशि 20,000 होती है, जबकि पार्षद के लिए 5,000 और नगर पालिका अध्यक्ष के लिए 15,000 और नगर पालिका पार्षद के लिए 3,000। नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए आपका 10,000 और नगर पंचायत आपका पार्षद के लिए 1,000 जमानत राशि होता है। ये आपको याद रखना है। जिन्होंने आपका ए ऑप्शन लगाए हैं सबका आंसर क्या होगा आपको सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नगर निगम के नवनिर्वाचित महापौर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। अभी मैंने बताया था आपका कुल कितना 14 नगर निगम है, जिसमें से 10 में तो आप चुनाव हुए हैं। अब बोल रहा है कि भैया कि नगर निगम के नवनिर्वाचित महापौर के बारे में कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। जगदलपुर संजय पांडे, राजनांदगांव मधुसूदन यादव, दुर्ग अलका वाघमार और आपका बिलासपुर मीनल चौबे। चलो बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। देखो आपका जगदलपुर में संजय पांडे तो पहला तो आपका बिल्कुल सही है, राजनांदगांव में मधुसूदन यादव ये भी आपका बिल्कुल सही है, दुर्ग में अलका वाघमार ये भी आपका बिल्कुल सही है। लेकिन बिलासपुर में मीनल चौबे बोला जा रहा है ना, ये आपका गलत है। एक्चुअली मीनल चौबे ये कहाँ की महापौर बनी है तो आपको ध्यान रखना है आपका रायपुर, मीनल चौबे रायपुर। जबकि यहाँ पास क्या बोल रहा है आपका बिलासपुर, ये क्या होगा आपको गलत हो जाएगा। एक्चुअली बिलासपुर में कौन बने हैं महापौर तो आपका पूजा विधानी। बिलासपुर में कौन बनी है जो आपका पूजा विधानी बनी है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपका 10 नगर निगम में क्या हुए चुनाव हुए, तो 10 नगर निगम में जो चुनाव हुए तो इन सभी जगह के महापौर के नाम आपको याद होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्टिकुलर आपसे जगह पूछ लेगा और एक तरफ महापौर का नाम देगा, पूछेगा जोड़ी मिलाइए करके, या पूछ सकता है कि अमुक जगह का महापौर कौन बना है कौन बनी है, ऐसा करके ना। तो आपको पूरा याद होना चाहिए जी, ठीक है। तो इसका सही आंसर आपका बिलासपुर की महापौर कौन बनी है पूजा विधानी, जबकि आपका मीनल चौबे तो रायपुर के महापौर बनी है। इसलिए इसका सही आंसर आपका फोर्थ ऑप्शन क्या आपका गलत है, आपको ध्यान रखना है। और आपका 10 नगर निगम में है ना, याद रखना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, टोटल 10 नगर निगम में ना 10 नगर निगम में कुल कितनी महिलाएं महापौर बनी, तो 5 महिलाएं है ना, 5 महिलाएं क्या बनी है महापौर बनी है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है जी, ठीक है। चलो इसका सही आंसर आपका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात करते हैं, नगरीय ठोस अपशिष्ट से कंप्रेस्ड बायोगैस के उत्पादन के लिए सीबीडीए और गेल द्वारा संयुक्त रूप से छत्तीसगढ़ के किस जिले में यूनिट स्थापित किया जाएगा। बिलासपुर, धमतरी, राजनांदगांव या अंबिकापुर। वापस से क्वेश्चन को पढ़ दे रहा हूं मैं। हमारा क्वेश्चन क्या देखिए, नगरीय ठोस अपशिष्ट से कंप्रेस्ड बायोगैस के उत्पादन के लिए सीबीडीए और गेल द्वारा संयुक्त रूप से छत्तीसगढ़ के किस जिले में यूनिट स्थापित किया जाएगा। बिलासपुर, धमतरी, राजनांदगांव या अंबिकापुर। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा अंबिकापुर, ठीक है। याद रखना आपका सीबीडीए और गेल द्वारा
संयुक्त रूप से छत्तीसगढ़ के ना आपका 3 जिलों में, छत्तीसगढ़ के 3 जिला कौन कौन से हैं? देखो छत्तीसगढ़ के 3 जिला कौन कौन सा हो जाएगा, आप लोग को याद रखना है कौन कौन सा आपका, अंबिकापुर, रायपुर और कोरबा। ठीक है, अंबिकापुर, अंबिकापुर और आपका रायपुर, रायपुर और कोरबा, इन तीनों जिलों में क्या होगा, इन तीनों जिलों में किसके द्वारा आपका सीबीडीए, बताऊंगा इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सीबीडीए और किसके द्वारा, गेल द्वारा, सीबीडीए और गेल द्वारा संयुक्त रूप से छत्तीसगढ़ के इन तीनों जिलों में क्या किया जाएगा, आपका यूनिट स्थापित किया जाएगा। किसके लिए? नगरीय ठोस अपशिष्ट से कंप्लीट बायोगैस के उत्पादन के लिए, है ना। तो इसका सही आंसर आपका अंबिकापुर हो जाएगा। देखो अंबिकापुर, रायपुर और कोरबा किसके किसके आपका संयुक्त रूप से, मैंने बताया सीबीडीए और आपका गेल के। जबकि ध्यान रखना, जबकि आपका बिलासपुर, धमतरी और राजनांदगांव, जबकि बिलासपुर, धमतरी और राजनांदगांव में आपका किसके द्वारा किया जाएगा, सीबीडीए और बीपीसीएल के द्वारा, सीबीडीए, सीबीडीए और बीपीसीएल, सीबीडीए और आपका बीपीसीएल, बीपीसीएल के द्वारा क्या किया जाएगा, आपका नगरीय ठोस अपशिष्ट से कंप्रेस्ड बायोगैस के उत्पादन के लिए इन तीनों जिलों में आपका यूनिट स्थापित किया जाएगा। लेकिन यहाँ क्या है, सीबीडीए और बीपीसीएल, लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है, सीबीडीए और गेल पूछ रहा है। ठीक है, अब देखते हैं सीबीडीएल, जो आपका सीबीडीए, सीबीडीए का फुल फॉर्म क्या होता है, छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल डेवलपमेंट अथॉरिटी, है ना। इसका फुल फॉर्म क्या होगा आपका, छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। बाकी बीपीसीएल का और आपका गेल का तो आप लोग को पता होगा। दिमाग में रखना है आपका सीबीडीए और जो आपका गेल है, ये दोनों आपस में मिलकर अंबिकापुर, रायपुर और कोरबा में यूनिट खोलेगी, है ना। और याद रखना आपको सीबीडीए और बीपीसीएल इनके द्वारा कहाँ आपका यूनिट खोला जाएगा, बिलासपुर, धमतरी और राजनांदगांव में। तो जिन्होंने आपका फोर्थ ऑप्शन लगाया सबका आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, अंबिकापुर, रायपुर और कोरबा में सीबीडीए और गेल के द्वारा, जबकि आपका बिलासपुर, धमतरी और राजनांदगांव में सीबीडीए और बीपीसीएल के द्वारा। ये आपको याद रखना है। जिन्होंने फोर्थ ऑप्शन लगाया सबका आंसर सही है। आगे बात करते हैं। स्वस्थ माता तंदुरुस्त बच्चा अभियान की शुरुआत किस तिथि को किया गया, 15 जनवरी 2025, 20 जनवरी 2025, 10 जनवरी 2025 से 12 जनवरी 2025। क्या पूछ रहा है आपका, स्वस्थ माता तंदुरुस्त बच्चा अभियान की शुरुआत किस तिथि को किया गया। इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका 15 जनवरी 2025 को बगिया, जसपुर जिला से। कहां से आपका, बगिया, है ना, बगिया नामक स्थान कहाँ है आपका, जसपुर जिला, जसपुर जिला से इसका शुभारंभ किया गया। ये आपको ध्यान रखना है किसका, स्वस्थ माता तंदुरुस्त बच्चा, 15 जनवरी 2025 इंपॉर्टेंट है। उद्देश्य क्या है, गर्भवती माताओं और बच्चों की पोषण स्तर को बेहतर बनाना, गर्भवती माताओं गर्भवती माताओं और बच्चों के पोषण स्तर को, बच्चों की पोषण स्तर को बेहतर बनाना, पोषण स्तर को बेहतर बनाना, इसका क्या है आपका उद्देश्य है, बेहतर बनाना इसका उद्देश्य है। ये आपको याद रखना है। चलो, तो इसका सही आंसर है 15 जनवरी 2025। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने अपने वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ा है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आपका उत्तराखंड। ये क्वेश्चन आप लोग देखे होंगे, कहाँ देखे होंगे बताइएगा। हाँ, निम्नलिखित में से किस राज्य में अपने वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ा है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आपका उत्तराखंड। इसका सही आंसर आपका छत्तीसगढ़, इसका सही आंसर आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ठीक है, आपका हरित सकल उत्पाद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ग्रीन जीडीपी। इसी को आपका ग्रीन जीडीपी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, ग्रीन जीडीपी के नाम से भी जाना जाता है। तो जिन्होंने आपका ए ऑप्शन लगाया है सबका आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो किस राज्य ने अपने वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ा है, इसका सही आंसर आपका छत्तीसगढ़, मतलब हमारे ही राज्य की बात हो रहा है। बस्तर पनडुम का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा। 1 से 10 मार्च 2025, 10 से 29 मार्च 1025, 15 से 30 मार्च 2025 या आपका इनमें से कोई नहीं। 1 से 10 मार्च 2025 या 10 से 29 मार्च 2025 या 15 से 30 मार्च 2025 या इनमें से कोई नहीं। तो बस्तर पनडुम का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा, आपका याद रखना 10 से 29 मार्च 2025। और ये आपका 3 स्तर पे होगा, ये आपका 3 स्तर पे होगा। सबसे पहला तो होगा आपका ब्लॉक स्तर पर, ब्लॉक के बाद दूसरा होगा आपका जिला स्तर पर, जिले के बाद तीसरा होगा आपका संभाग स्तर पर, डिवीजन लेवल पर, है ना। तो अगर ब्लॉक स्तर की बात करते हैं, ब्लॉक स्तर पर कब से कब तक होगा, तो ध्यान रखना आपका 10 से 19 मार्च तक क्या होगा आपका ब्लॉक स्तर पर होगा। और 21 से 23 मार्च, है ना, 21 से आपका 23 मार्च तक आपका जिला स्तर पर होगा। और आपका 27 से आपका 29 मार्च तक आपका संभाग स्तर पर होगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो बस्तर पनडुम का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा, 10 से 29 मार्च, जिसमें से ये आपका 3 स्तर पे होगा, ब्लॉक, जिला और संभाग। ब्लॉक स्तर में बस्तर पनडुम का आयोजन आपका 10 से 29 मार्च के बीच होगा। जिला स्तर पर आपका 27 से जिला स्तर पर आपका 27 बोल दिया जी, आपका सही तो है ना। हाँ,
आपका ब्लॉक स्तर पर 10 से 19 मार्च हो जाएगा, है ना। और जिला स्तर पर आपका 21 से 23 मार्च, 27 टाइप का दिख रहा है, देखो 21 से 23 मार्च हो जाएगा, 21 से 23 मार्च। और आपका संभाग स्तर पर 27 से 29 मार्च, याद रखना है 10 से 19 ब्लॉक, और जिला 21 से 23 और संभाग 27 से 29, ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं भाई, हमारे प्रदेश के 12वें डीजीपी किन्हें बनाया गया है? अशोक जुनेजा, डीएम अवस्थी, अरुण देव गौतम या राम निवासी। देखो इसका सही आंसर क्या होगा? हमारे प्रदेश के 12वें डीजीपी किन्हें बनाया गया है? इसका सही आंसर आपका अरुण देव गौतम, अरुण देव गौतम ध्यान रखना। जबकि अशोक जुनेजा जो आपका 11वें नंबर के डीजीपी थे, ये आपको ध्यान रखना है। डीएम अवस्थी ये आपका 10वें नंबर के थे, ध्यान रखना है। और राम निवास जी ये तो आपका 8वें नंबर के थे। और मोहन शुक्ल सबसे पहले डीजीपी थे। कौन? आपका मोहन शुक्ल जी, है ना। मोहन शुक्ल, मोहन शुक्ल कौन थे आपका? ये सबसे पहले डीजीपी, आपका डीजीपी थे, है ना। सबसे पहले, ये सबसे पहले क्या था आपका? डीजीपी थे, ये आपको याद रखने हैं। तो हमारे प्रदेश के 12वें नंबर को भी ध्यान रखना है। 12वें डीजीपी किसे बनाया गया? तो आपका अरुण देव गौतम हो जाएगा। आगे बात करते हैं, स्वच्छ बच्चा अभियान किस जिले में मनाया गया? रायपुर, बिलासपुर, धमतरी या राजनांदगांव। स्वच्छ बच्चा अभियान किस जिले में मनाया गया है? इसका सही आंसर आपका राजनांदगांव हो जाएगा, ठीक है, राजनांदगांव। बच्चों को कुपोषण से मुक्ति दिलाने हेतु, बच्चों को कुपोषण से मुक्ति दिलाने हेतु राजनांदगांव जिला में स्वच्छ बच्चा अभियान इसको मनाया गया है, ठीक है। इसका सही आंसर आपका 4th ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात करते हैं, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में छत्तीसगढ़ ने कितने पदक हासिल किए? 10, 20, 30 या 40। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में छत्तीसगढ़ ने कितने पदक हासिल किए? इसका सही आंसर आपका 20 पदक, इसका सही आंसर 20 पदक। और आयोजन कहाँ हुआ था? ध्यान रखना, इसका आयोजन आपका कहाँ हुआ था? आपका उत्तराखंड के देहरादून में हुआ था, है ना। आयोजन की बात करते हैं, इसका आयोजन कहाँ हुआ था? आपका उत्तराखंड के देहरादून, है ना। उत्तराखंड के आपका देहरादून में, उत्तराखंड के देहरादून में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है, कौन से क्रम का था? आपका 38वें क्रम का था, इंपॉर्टेंट है। 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक इसका आयोजन हुआ था। 28 जनवरी 2025 से आपका 14 फरवरी 2025 तक इसका आयोजन हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। जिसमें छत्तीसगढ़ ने टोटल 20 पदक हासिल किए। जल्दी से बताओ इसमें से कितने स्वर्ण पदक आए? आपको कमेंट सेक्शन में बताना कितने स्वर्ण पदक आए थे हमारे छत्तीसगढ़ में। इसका सही आंसर आपका 20 हो जाएगा। आगे बात करते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि कल्याण योजना का शुभारंभ किस तिथि को किया गया था? 10 जनवरी 2025, 20 जनवरी 2025, 25 जनवरी 2025 से 5 फरवरी 2025। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका 20 जनवरी 2025। जिन्होंने सेकंड ऑप्शन लगाया सबका आंसर सही है। इसके तहत भूमिहीन किसानों को आपका सालाना प्रतिवर्ष 10,000 रुपये प्रदान किया जाएगा। जो भूमिहीन जो किसान है ना, उसको सालाना कितना रुपए? 10,000 रुपये प्रदान किया जाएगा इस आपका योजना के माध्यम से, आपको याद रखना है। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि कल्याण योजना का शुभारंभ किस तिथि को किया गया था? आपका 20 जनवरी 2025 को किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, ये इसका पहला पार्ट था। मैं ज़्यादा इसमें जितना डिमांड था एक्सप्लेन करने का, बस उतना किया हूँ, ज़्यादा इसमें मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है ना। चलो, तो आशा कर रहा हूँ ये आपका वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो निश्चित इस वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। बाय, टेक केयर, जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव।